मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 3 मई को नीट की परीक्षा हुई जो वो रद्द कर दी गई। परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से इसकी जानकारी दी गई और कारण बताया कि पेपर लीक हो गया था। एनटीए ने जानकारी दी जल्द ही नए सिरे से परीक्षा करवाई जाएगी और परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र भड़क गए। एनटीए के साथ केंद्र सरकार पर सवाल उठाए उन्होंने, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्रालय के बाहर पहुंच गए। हाथों में तख्तियां लेकर, हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका तो कुछ लोग पुलिस की बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। पुलिस के अधिकारी उन्हें समझाते रहे, लाउडस्पीकर की मदद से प्रदर्शन रोकने की अपील करते रहे, लेकिन एनएसयूआई के कार्यकर्ता नहीं माने, वो हंगामा करते रहे। बिना परमिशन के धरना करना या मना है और अगर आप नहीं मानोगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। आप लोग सीधी सी रिक्वेस्ट है बैरिकेड से नीचे हो जाएं। एक बार नहीं, कई बार लाउडस्पीकर से पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कानून का हवाला दिया, बताया धारा 163 लगी है, भीड़ जमा करने पर रोक है, उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप लोगों को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि आप धारा 163 बीएनएसएस लागू है और आप लोग इस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। काफी देर तक हंगामा होता रहा शिक्षा मंत्रालय के बाहर। हालात संभालने के लिए वहां अर्धसैनिक बल के जवान भी बुला लिए गए। लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। जिस तरीके से 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, हर साल पेपर लीक हो रहा है और प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान बने हुए हैं जो इस बार अगर उन्हें ये एक्सेप्ट करना होगा, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नीट की परीक्षा रद्द की गई तो उसके बाद छात्र मायूस नजर आए। उन्होंने कहा उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया। परीक्षा की वजह से होने वाला तनाव उन्हें अब फिर से झेलना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। जब पेपर देते हैं तब कितना स्ट्रेसफुल होता है चीज़ें, और अभी दोबारा उस स्ट्रेस से चीज़ झेलना पड़ता है। अब पता नहीं होगा या नहीं होगा। इस बार ये था कि इस बार मेरा हो जाएगा, 650 प्लस मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अभी ऐसा ही हो रहा है कि पता नहीं कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं। शिक्षा मंत्रालय के बाहर हुए प्रदर्शन के बाद दिल्ली में एनटीए दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि हालात बिगड़ने पर संभाले जा सकें। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के आरोप और पेपर लीक की जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई। धांधली की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम भी कर रही है। इस मामले में एसओजी की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी भी की। उत्तराखंड के देहरादून, राजस्थान के सीकर और झुंझुनू से कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के बाद एसओजी की टीम ने अविनाश लांबा और मनीष यादव नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पेपर लीक की पूरी कहानी एक गैस पेपर से शुरू हुई थी, एक तरह का क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, गैस पेपर। नीट की परीक्षा में 720 नंबर के 180 सवाल पूछे जाते हैं। एसओजी का कहना है उस गैस पेपर में, जो सैंपल पेपर आया, उसमें 410 सवाल थे और उनमें 120 सवाल नीट परीक्षा में हूबहू आ गए थे। बायोलॉजी के 90, केमिस्ट्री के 30 सवाल थे ऐसे जो हूबहू आ गए। एसओजी के मुताबिक 120 सवालों के अलावा उस गैस पेपर के कई दूसरे सवाल भी असली परीक्षा से मेल खा रहे थे। करीब 600 नंबर के सवाल उस गैस पेपर से आए थे। पहले जो जानकारी सामने आई थी उसमें यह था कि राजस्थान के चुरू का रहने वाला एक लड़का केरलम के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। उसी ने गैस पेपर को राजस्थान के सीकर में अपने दोस्त को भेजा था। वो भी परीक्षा होने से 2 दिन पहले, 3 तारीख को परीक्षा हुई थी, 1 मई को उसने अपने दोस्त को गैस पेपर भेजा था। ये कल तक की जानकारी थी, लेकिन पेपर लीक की कहानी में फिर नया मोड़ आया क्योंकि एसओजी के सूत्रों ने दावा किया कि गैस पेपर को सीकर से केरलम भेजा गया था। मतलब केरलम से सीकर नहीं भेजा गया था गैस पेपर, सीकर से गैस पेपर केरलम भेजा गया था। पेपर लीक की जांच जब आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई।
राजस्थान पुलिस के सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ था। मतलब जो ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छप रहा था नासिक में, पेपर छपने से पहले ही नीट परीक्षा के सवाल नकल गैंग के पास पहुंच गए थे। एसओजी के सूत्र कह रहे हैं नासिक से लीक होने के बाद, प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने के बाद पेपर सबसे पहले हरियाणा पहुंचा। दिल्ली के पास गुरुग्राम के एक डॉक्टर के पास आया, वहां से पेपर जयपुर भेजा गया। और राजस्थान पुलिस के सूत्र कह रहे हैं जयपुर में मनीष यादव और अविनाश लांबा के पास नीट परीक्षा के सवाल आए। सूत्रों का कहना है मनीष यादव ने लीक हुए सवालों में दूसरे सवाल फिर जोड़े और एक गेस पेपर बनाया, सैंपल पेपर बनाया, असली सवाल के साथ कुछ और सवाल जोड़कर, ताकि लगे ना कि वो असली पेपर है, एनटीए को किसी तरह का कोई शक ना हो। और मनीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर यह किया। जयपुर में गेस पेपर तैयार हुआ, उसके बाद उसे सीकर भेज दिया गया था। सीकर में कई कोचिंग सेंटर हैं, जैसे कोटा में है वैसे सीकर में बहुत सारे हैं। तो राजस्थान पुलिस के सूत्रों का कहना है सीकर में ही इस पूरे रैकेट का कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। सूत्रों का दावा है सीकर से गैस पेपर को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के देहरादून और बिहार भेजा गया। एसओजी के अधिकारियों का कहना है सीकर से ही गैस पेपर को केरलम भी भेजा गया था। और एसओजी की जांच में पता चला कि गैस पेपर के बदले छात्रों से मोटी रकम वसूली गई थी। उनकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से किसी से 30,000, किसी से ज्यादा, 30,000 से 5 लाख रुपए तक वसूले गए, ये बता रहे हैं। और राजस्थान पुलिस के सूत्र बता रहे हैं आरोपियों ने सीकर के आरके कंसल्टेंसी नाम के कोचिंग सेंटर का इस्तेमाल छात्रों को फंसाने के लिए किया था। सीकर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। सूत्र कहते हैं कोचिंग सेंटर की आड़ में, उस कोचिंग सेंटर की आड़ में छात्रों को गैस पेपर बांटे गए थे और परीक्षा के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई थी। यह एसओजी की जांच में पता चला, यह सूत्र कह रहे हैं। परीक्षा के तुरंत बाद कई व्हाट्सएप ग्रुप फिर डिलीट कर दिए गए थे और जिन छात्रों को गैस पेपर दिए गए थे उन्हें भी मोबाइल फोन से डेटा डिलीट करने के लिए कहा गया था कि अपना डेटा डिलीट कर लो। 3 मई को परीक्षा हुई। 4 दिन बाद यह परीक्षा में गड़बड़ी की बात सामने आई। कुछ छात्रों ने एनटीए को परीक्षा में धांधली की जानकारी दी, तो एनटीए ने जांच शुरू करवाई। नीट परीक्षा में पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद फिर एनटीए ने परीक्षा ही रद्द कर दी। बताया कि छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, परीक्षा केंद्रों में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। लेकिन नीट की परीक्षा रद्द होने की वजह से पेपर देने वाले छात्र भड़क गए। उन्होंने एनटीए पर सवाल उठा दिए, सरकार पर सवाल उठा दिए। लीक हुआ है तो रद्द होना ही बेटर है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको पेपर देने के वापस अपॉर्चुनिटी मिले और इस बार लीक ना हो तो ही अच्छा है। लेवल पेपर का गिर रहा है, जैसे इस टाइम पेपर इजी था और फिर भी लीक कर दिया। पढ़ने वाले बच्चे जो हम मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस की जानकारी पर महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने शुभम खैरनार नाम के एक छात्र को हिरासत में ले लिया। नासिक पुलिस कह रही है आरोपी नासिक जिले के नांदगांव का रहने वाला है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस का कहना है आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए अपना हुलिया भी बदल लिया था, बाल कटवा लिए थे, इसके बाद भी वो पकड़ा गया। राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट आई थी। नीट परीक्षा मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए रिक्वेस्ट की गई थी। अकॉर्डिंगली नासिक पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 2 ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अब राजस्थान पुलिस को शक है कि नासिक से जो छात्र पकड़ा गया वो पेपर लीक करवाने वाले गैंग का सदस्य हो सकता है और उसके जरिए पुलिस पूरे गिरोह तक पहुंच सकती है। लेकिन नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने राजस्थान की सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। एनटीए, परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने इसे संगठित भ्रष्टाचार करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में जुटी है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर राजस्थान की बीजेपी की सरकार की आलोचना की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पेपर लीक की जांच कर रही एसओजी की टीम पर ही सवाल उठा दिए। केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया।
पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। मैंने कल ही मांग करी कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हो। कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी ने भी पेपर लीक पर केंद्र सरकार को घेरा। अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक को छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा बताया। ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका, तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं। हालांकि राजस्थान सरकार ने मामले में कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम दिया कुमार ने बयान दिया कि पेपर लीक में जो कोई भी शामिल होगा उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिर सीबीआई ने पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, जांच शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम कई लोगों को हिरासत में पहले ही ले चुकी है, उनसे पूछताछ कर रही है। पेपर लीक में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके इसलिए पूछताछ की जा रही है। इधर यूपी के अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पुलिस ने राम मंदिर और उसके आसपास की सुरक्षा और कड़ी कर दी। कई बड़े अधिकारियों ने खुद सुरक्षा का जायजा लिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के पास संदिग्ध विस्फोटक सामान मिलने से सनसनी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद सामान को जांच के लिए लैब भेज दिया। संदिग्ध विस्फोटक सामान मेन रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक और बाहुबली माने जाने वाले विजय मिश्रा को 46 साल पुराने हत्या के एक मामले में दोषी करार दिया। 1980 में कोर्ट परिसर में ही एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। विजय मिश्रा समेत 4 लोगों को कोर्ट ने उस केस में दोषी ठहराया। चारों दोषियों की सजा का ऐलान सुबह किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उधर उत्तर प्रदेश के देवरिया में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा के दौरान एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने उसका कई महीनों तक यौन शोषण किया, उसे बरगलाकर पैसे भी लिए। लड़की ने आरोप लगाए तो मामले ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर दी। पुलिस ने नाबालिग का यौन शोषण करने के आरोप में आशिक अंसारी नाम के उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। उस पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगा दी गई क्योंकि लड़की नाबालिग है और उसे जेल में बंद कर दिया गया। पिछले महीने देवरिया में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा का आयोजन किया गया था। कथा के बाद अनिरुद्धाचार्य श्रद्धालुओं से बात कर रहे थे। इसी दौरान अपनी मां के साथ पहुंची एक 16 साल की लड़की ने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई। उसने बताया आशिक अंसारी नाम के 18 साल के एक लड़के से वो प्रेम करती थी, लेकिन शादी का झांसा देकर उसने उसका यौन शोषण किया। तो ये बताओ कि बात उसने स्टार्ट की थी आपसे कि आपने स्टार्ट की थी? उसने की थी। क्या बोला उसने? हम स्कूल जाते थे तो दोस्त बना, दोस्ती के चलते फिर बात करने लगा। ऐसे ही है, मुसलमान लोग ऐसे ही करते हैं। हिंदू लड़कियों को दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, फिर धीरे धीरे शोषण करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका शारीरिक शोषण भी किया उसने? किया है। लड़की ने बताया उस लड़के ने उसे बरगलाकर, बहला फुसलाकर पैसे भी ले लिए। मां के जो पैसे रखे हुए थे उन्हें चुराकर लड़की ने आशिक अंसारी को दिए, ऐसा लड़की ने बताया। वो लड़का कितने साल का है? वो 18 साल का है। हाँ, देखो वो आपसे बड़ा है ना, और वो अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को मतलब आपको फंसा करके और वो लव जिहाद करना चाहता है। आपकी माँ बता रही थी कि उसने आपसे पैसे भी मांगे थे लड़के ने। जी गुरुजी। आपने कितने पैसे दिए लड़के को? 29,000। कहाँ से लाए थे 29,000? मम्मी का पैसा चुरा के। उस लड़की ने दावा किया आशिक अंसारी नाम के उस लड़के ने उसे शादी का झांसा दिया और उसके साथ कई बार संबंध बनाए, लेकिन बाद में किनारा कर लिया, बातचीत कम कर दी। लड़की ने दावा किया
केवल उसी के साथ ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों के साथ भी उस लड़के ने ऐसा ही किया। जो लड़का आपसे बात करता है वो लड़का और लड़कियों से भी बात करता है कि नहीं? गुरुजी हमारे पहले एक और लड़की से बात करता था हिंदू में, उसे भी छोड़ दिया था, हमें नहीं पता था, बाद में पता चला। उस लड़के का एजेंडा है हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उसका काम ही है ये बड़े पैमाने पे लव जिहाद का स्कैम चल रहा है। तो कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने लड़की को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और उस लड़के से दूर रहने की सलाह दी थी। देवरिया प्रशासन से आरोपी लड़के के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, लेकिन कथा के दौरान पीड़ित लड़की की बातचीत का वीडियो मिलने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। अनिरुद्धाचार्य ने इस घटना को लव जिहाद से जोड़ दिया था। वहीं पर जैसा आपने सुना, बीजेपी नेता शलममणि त्रिपाठी ने आशिक अंसारी नाम के उस लड़के पर सख्त एक्शन लिए जाने की मांग की। बाद में बरियारपुर थाने में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर तत्समय थाना बरियारपुर पर 64 BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। शलममणि त्रिपाठी ने आशिक अंसारी नाम के उस लड़के के दूसरे साथियों का पता लगाने और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। उसके दोस्तों का पता लगाया जाए, जो भी चरमपंथी इस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए और इस प्रकार का संदेश दिया जाए कि आगे चलकर किसी भी हिंदू बहन बेटी की तरफ कोई भी कट्टरपंथी, कोई भी चरमपंथी, कोई भी लव जिहादी आंख उठाकर न देख पाए। कथा के दौरान लड़की ने बताया था कि वो बरियारपुर इलाके में ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और वहां ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लड़के पढ़ते हैं। लड़की का दावा है वो लड़के अक्सर हिंदू समुदाय की लड़कियों को परेशान करते हैं। हालांकि स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ने इस दावे पर सफाई दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, विद्यालय है, इसमें सभी धर्म संप्रदाय वर्ग के बच्चे छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और जहाँ तक ये कहना है कि यहाँ मुस्लिम छात्रों की तादाद ज़्यादा है, सरासर गलत है। आरोपी आशिक अंसारी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुना दिया। उधर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल ने जंगल से 1 करोड़ से ज्यादा कैश और हथियार बरामद किए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल को जंगल में छिपाकर रखा गया 1 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। इसके साथ ही सुरक्षा बल के जवानों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामान भी जब्त किया। सुरक्षा बल के मुताबिक जंगल में हथियार और पैसा नक्सलियों ने छिपाकर रखा था। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस ने ड्रग्स बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने MD ड्रग्स के साथ 13 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से MD ड्रग्स बनाने वाला केमिकल जब्त करने का भी दावा किया। नशा मुक्त दिल्ली अभियान के तहत पुलिस ने करीब 1700 किलो ड्रग्स नष्ट कर दिए। नष्ट किए गए ड्रग्स की कीमत 72 करोड़ रुपए बताई गई। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे। उन्होंने ड्रग्स तस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल की बचत करने की अपील की तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इलेक्ट्रिक स्कूटर से अपने दफ्तर पहुंचे। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से भी इस अभियान में शामिल होने की मांग की। इधर प्रधानमंत्री के तेल बचाने की अपील के बीच ही बीजेपी के एक नेता सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर सड़क पर उतर आए। मध्य प्रदेश के भोपाल में सौभाग्य सिंह नाम के बीजेपी नेता के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां चलती नजर आई। वो पाठ्य पुस्तक निगम, एक निगम है वहां पर, कॉर्पोरेशन है पाठ्य पुस्तक निगम, उसके अध्यक्ष चुने गए, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो उसका पदभार संभालने जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एक रोज पहले ही देश के लोगों से अपील की कि वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें, उसकी बचत करें, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पेट्रोल और डीजल बचाया जा सके, ऊर्जा संकट से निपटा जा सके। अब इस अपील के बावजूद बीजेपी के नेता अपने काफिले के साथ निकल पड़े। काफिले में सैकड़ों गाड़ियां नजर आईं, एक दो नहीं, सैकड़ों, कई किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां। ये निगम के अध्यक्ष बने गए थे, उसका पदभार संभालने के लिए जा रहे थे। गाड़ियों की कतार, एक साथ चलती गाड़ियां।
काफिले की वजह से दूसरी गाड़ियों की रफ्तार थम गई, कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। सौभाग्य सिंह मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले हैं। कुछ रोज पहले ही उन्हें एमपी के पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए वो उज्जैन से भोपाल पहुंचे। कई किलोमीटर तक लंबे काफिले के साथ पदभार उनको संभालना था, काफिला गाड़ियों का लंबा। उनके समर्थकों का हुजूम उनके साथ नजर आया। बीच रास्ते में रुककर अपने समर्थकों से मुलाकात भी करते दिखे। इतना बड़ा काफिला कि सड़क पर काफी दूर तक सिर्फ उनकी गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही थी। पीएम लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि वो कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, वैश्विक संकट से निपटने के लिए एकजुट हों, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। इस अपील को ये बीजेपी के ये वाले नेता दरकिनार ही कर रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे। काम क्या था? पदभार संभालना था। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष का पदभार संभालना था। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रात 10 बजे के बाद शादियों और पार्टियों में होने वाले शोर शराबे पर नाराजगी जताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 बजे के बाद शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रमों में होने वाले तेज शोर पर नाराजगी जताई। बच्चों और बुजुर्गों को होने वाली असुविधा को लेकर कोर्ट ने इसे रोकने और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के नए फैसले के तहत सभी निजी स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। मनमानी फीस बढ़ोतरी और गैर जरूरी फीस पर भी रोक लगा दी गई। नए फैसले के तहत परिजन कहीं से भी किताब और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के सभी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शामिल करने और पढ़ाने का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नीति बनाने के निर्देश दिए। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और एक एसआईटी बना दी। उसकी अगुवाई डीआईजी रैंक के अधिकारी को दे दी गई। मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक रोज पहले तीनों को कोर्ट में पेश किया गया था। उन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश सुनाया गया था। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के 2 दिन बाद 6 मई को मध्यम ग्राम में 42 साल के चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड ने पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। उनकी कार रोककर फायरिंग की गई थी। गोलीबारी के दौरान चंद्रनाथ रथ के सीने और पेट में 3 गोलियां लगी थी। अस्पताल तो उन्हें ले जाया गया था, लेकिन उनकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। इस केस की शुरुआती जांच पश्चिम बंगाल पुलिस ने की, लेकिन अब इसमें सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। राज्य सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथों में ले लिया और एक नई एफआईआर दर्ज की ताकि नए सिरे से जांच की जा सके। सीबीआई की तरफ से बनाई गई 7 सदस्यों की एसआईटी जांच में जुट भी गई। सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों से पूछताछ शुरू कर दी, बातचीत शुरू कर दी कि मर्डर वाले दिन क्या क्या हुआ था। पूरे घटनाक्रम की बारीक से बारीक जानकारी जुटाने में सीबीआई की टीम लग गई, एसआईटी लग गई। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी गई। आरोपी मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह, ये 3 आरोपी जो हैं उनको पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मयंक और विक्की को बिहार के बक्सर जिले से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले राज सिंह को अयोध्या से पकड़ा गया था। तीनों को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की 12/7 कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद तीनों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया गया। सूत्र कह रहे हैं जांच एजेंसियों का मानना है कि हत्या की साजिश और वारदात में कम से कम 8 लोग शामिल थे। आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिन तक पूरे इलाके का मुआयना किया था। शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि हमलावरों की कार हत्या से पहले कोलकाता के बाली टोल प्लाजा से गुजरी थी और कार में मौजूद एक व्यक्ति ने यूपीआई के जरिए टोल की पेमेंट की थी। इसी डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए ही पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की और फिर दूसरे आरोपियों तक पहुंच गई थी। सीबीआई की टीम गिरफ्तार आरोपियों की पहचान को बाली टोल प्लाजा के जो वो सीसीटीवी वीडियो निकला उससे मैच कराने में जुटी है। हालांकि जांच टीम के मुताबिक हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई तरीके अपनाए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने वारदात वाली जगह से एक कार जब्त की
जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी का पीछा किया गया था। जांच की गई तो उस कार की नंबर प्लेट फर्जी निकली। कार का शैसी और इंजन नंबर मिटा दिया गया था। 2 बाइक भी शामिल थी हमले में। पुलिस सूत्र कह रहे हैं उनमें एक मोटरसाइकिल घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर चाय की एक दुकान के पास मिली, उस पर भी फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। सीबीआई की टीम इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी, लेकिन गिरफ्तार किए गए आरोपी राज सिंह के परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए। राज सिंह की मां ने अपने बेटे को निर्दोष बताया और दावा किया कि जिस दिन चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई वो बलिया से बाहर गया ही नहीं था। कि 6 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को सब हम साथ में हूँ। बस हमारा जांच करके देख लिया जाए कि बच्चा हमारे पास है, घर में। राज की मां दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। उनके मुताबिक न तो उनका परिवार कभी कोलकाता गया है, न ही उनकी कोई रिश्तेदारी वहां है। बेटे के बचाव में राज की मां ने यह भी दावा किया कि 6 मई को बलिया शहर में राज ने खरीदारी तक की थी। जा करके शहर में मार्केटिंग किया है, सारा सामान खरीदा है, सब कुछ मेरे पास है सर कहीं नहीं गया था, बस घर में था और बलिया ही था हमारा राज। वो कह रही है 7 मई को राज लखनऊ में होने वाली एक शादी में शामिल होने के लिए बलिया से निकला था। अयोध्या में दर्शन के लिए वो भी राज और उनके दोस्तों के साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई थी। 7 मई को शादी थी। शादी में शामिल होने के बाद 8 मई को वो अयोध्या में दर्शन करके बलिया लौट रही थी और एक ढाबे पर खाना खाने के लिए सभी लोग रुके थे, उनका कहना है। तभी पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और गाड़ी भी जब्त कर ली। राज को गिरफ्तार करके पुलिस टीम अपने साथ ले गई। राज के ड्राइवर ओम प्रकाश ने दावा किया कि राज पूरी तरह निर्दोष है। कलकत्ता कभी गए ही नहीं है उनके साथ। तो आप तो राज के ड्राइवर हैं, लगातार राज के साथ रहते हैं, कि फोन उन पर किसी वगैरह से बात करते हो? नहीं, फोन पर वो घर के सिवा हमारे सामने किसी से बात नहीं हुआ है। ये निर्दोष है घटना के। तो राज के परिवार ने इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराए जाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने राज सिंह के पुराने केस भी खोलने शुरू कर दिए। पुलिस कह रही है जांच के दौरान पता चला कि आरोपी राज सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। 2020 में एक अंडा व्यवसायी की हत्या के मामले में राज को सजा हुई थी, वो जमानत पर बाहर था। राज की कुछ तस्वीरें कई नेताओं के साथ भी सामने आई। राज के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टिकर लगा दिखाई दिया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टिकर लगा दिखाई दिया। उनकी बहन ने इस मामले में राजनीतिक साजिश की आशंका भी जताई और राज सिंह को फंसाए जाने का दावा किया। यूपी और बिहार से पकड़े गए आरोपियों की वजह से चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच का दायरा पश्चिम बंगाल से बढ़कर 3 राज्यों तक फैल गया। सीबीआई की टीम इस मामले में हर पहलू की पड़ताल में जुट गई। उधर तमिलनाडु में 2 धड़ों में बढ़ गई एआईएडीएमके और एक धड़े ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके 2 धड़ों में बढ़ गई। पार्टी में यह फूट चुनाव में मिली हार और सरकार बनाने के लिए गठबंधन के सवालों को लेकर हुई। एआईएडीएमके के नेता सीवी षणमुगम की अगुवाई वाले गुट ने फ्लोर टेस्ट से पहले विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। षणमुगम ने दावा किया कि उनके पास करीब 30 विधायकों का समर्थन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य में मंदिरों, स्कूलों और बस स्टैंडों के पास चल रही 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। अफसरों को 2 हफ्तों के भीतर इन सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए। सरकारी बयान में इसे जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला बताया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने ज्योतिषी रिकी राधन पंडित को अपना ओएसडी नियुक्त कर दिया। उन्होंने चुनाव में टीवीके की जीत की भविष्यवाणी की थी और उन्हीं के कहने पर शपथ ग्रहण का समय भी बदला गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार के 6 बड़े फैसलों का स्वागत किया। पीएम ने पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के लागू होने पर खुशी जताई। पीएम के मुताबिक इससे पश्चिम बंगाल के लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। केंद्र की इस योजना पर टीएमसी सरकार ने रोक लगा रखी थी। और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी के एक नेता के घर पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो उसे वहां एक तहखाना मिला। कह रहे हैं आलीशान तहखाना।
इतना आलीशान कि पुलिस वाले भी हैरान रह गए। कई महंगी चीजें थी जमीन के नीचे बने कमरों में, सभी सुविधाएं थी। ऊपर से देखने पर कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि घर के नीचे एक गुप्त महल सा बना हुआ है। पुलिस जिस घर पर छापेमारी करने पहुंची वो टीएमसी नेता शमीम अहमद का है। उन पर बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर पर बम से हमला करने का आरोप है। दंगा मामले में भी वो आरोपी हैं। इन मामलों में पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनके घर गई। घर साधारण सा दिखा, जैसे आम लोगों का होता है, लेकिन छापेमारी के दौरान पुलिस को तहखाने का पता चला। सीढ़ियों के बगल में नीचे जाने का एक रास्ता मिला। जैसे ही पुलिस वहां से नीचे पहुंची तो दंग रह गई। 2 आलीशान पलंग ठीक सामने रखे हुए मिले, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, पूरे घर की निगरानी की जा रही थी। ऊपर से लेकर नीचे तक तहखाने में सिर्फ वही एक कमरा नहीं था, उसके बगल में दूसरे कमरे भी दिखाई दिए। उनमें अलग अलग तरह के कई सोफे दिखे, महंगा फर्नीचर दिखा। रसोई घर भी छोटा मोटा नहीं दिखा, आधुनिक सुविधाएं वाला रसोई घर दिखा। और भी कमरे नजर आए, सब उसी तहखाने में बनाए गए, जमीन के नीचे। कोई भी चीज सस्ती नजर नहीं आई। हालांकि पुलिस जब वहां पहुंची तो उसे शमीम अहमद नहीं मिले। उसके मुताबिक वो फरार हो चुके थे। टीएमसी नेता का घर हावड़ा के शिवपुर इलाके में है। उनकी पत्नी वहां से पार्षद भी रह चुकी हैं। पुलिस ने बताया रामनवमी के दौरान जब उस इलाके में शोभा यात्रा निकाली गई थी तब उस पर हमला हुआ था। उस घटना में शमीम अहमद भी आरोपी बनाए गए थे। एनआईए ने उस वक्त उन्हें गिरफ्तार भी किया था, बाद में वो छूट गए थे। उधर पश्चिम बंगाल में नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता सुजीत बोस को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता में कई घंटों तक पहले उनसे पूछताछ की और फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया। बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी के किसी नेता के खिलाफ पहली बार यह पहला बड़ा एक्शन हुआ। ईडी का आरोप है दमदम नगर पालिका समेत कई नगर निगमों में भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई थी। और आरोप सुजीत बोस पर यह है कि उन्होंने करीब 150 लोगों को फर्जी तरीके से वहां नौकरी दिलवाई और उनसे उसके बदले में भारी रकम ली, फ्लैट लिए। मामले में टीएमसी के विधायक और पूर्व मंत्री रथिन घोष भी ईडी के रडार पर हैं, लेकिन उनसे पहले सुजीत बोस की गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने कोलकाता के अपने दफ्तर में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। 10 घंटे तक पूछताछ चली, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी के मुताबिक 2014 से 2018 तक अलग अलग नगर निगमों में पैसे लेकर नौकरियां बांटी गई थी। सुजीत बोस उस वक्त दमदम नगर पालिका के उपाध्यक्ष के पद पर थे। आरोप है कि उन्होंने नौकरियों के बदले पैसे और फ्लैट तक लिए थे। पैसों का हिसाब गौतम नाम का एक व्यक्ति देखता था, जिसके यहां से ईडी को छापेमारी में 3 करोड़ रुपए मिले थे। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी कई बार सुजीत बोस को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तब दलील दी कि वो प्रचार में व्यस्त हैं और एक बार भी पूछताछ के लिए पहुंचे नहीं थे। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साध दिया कि भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे उसके शासन के दौरान, लेकिन ममता सरकार अपने नेताओं को बचा लेती थी। नेता मंत्री ऐसे हैं टीएमसी के, मैक्सिमम सब करप्टेड है। अभी तक पुलिस की अनुमति नहीं मिलती थी, गवर्नर की अनुमति नहीं मिलती, तो इंक्वायरी नहीं हो रहा था। अभी सारे केसेस ओपन होंगे और सारी बातों की इंक्वायरी होगी। जनता जो चाहती है वही होगी। सुजीत बोस टीएमसी के बड़े नेता माने जाते हैं। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विधाननगर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार भी चुनाव में थे, लेकिन सीट अपनी बचा नहीं पाए थे। इधर पुदुचेरी में एन रंगसामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पुदुचेरी में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह सुबह आयोजित होगा। एन रंगसामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बतौर मुख्यमंत्री ये उनका 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने परिवार के साथ असम के गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या मंदिर में पूजा की और राज्य की खुशहाली की कामना की। उन्होंने असम में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत पर खुशी जताई। पूजा करने के बाद वो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में भोजशाला मामले की सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले को लेकर करीब 1.5 महीने तक नियमित सुनवाई हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। खबर है कि कोर्ट जून में अपना फैसला सुना सकती है। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में
बीच सड़क पर एक जोरदार धमाका हुआ और दहशत मच गई। एयर गन में इस्तेमाल होने वाले कारतूस के एक डिब्बे में अचानक धमाका हो गया, अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक सहारा एयर गन नाम की एक दुकान के कर्मचारी कारतूस से भरे डिब्बे लेकर जा रहे थे। वो डिब्बे एक गाड़ी की डिक्की में रखने थे, लेकिन कारतूस से भरा एक डिब्बा कर्मचारी के हाथ से फिसल गया और सड़क पर गिर गया और जोरदार धमाका हो गया। चारों तरफ धुआं धुआं फैल गया, अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। जिस वक्त ये धमाका हुआ, एक बस वहां आ रही थी। धमाके की आवाज सुनते ही बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, बस वहीं रुक गई और थोड़ी देर बाद जब धुआं हटा तब वो बस आगे बढ़ी। धमाके की वजह से उस गाड़ी के परखचे उड़ गए। जिस कर्मचारी के हाथ में कारतूस का डिब्बा था वो बुरी तरह घायल हो गए, खून से लथपथ हालत में सड़क पर गिरे नजर आए। फिर पुलिस पहुंची, घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया और कारतूस के डिब्बे में धमाका कैसे हुआ इसका पता लगाने में जुट गई। इधर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आम से भरा एक ट्रक पलटने के बाद आम लूटने की होड़ मच गई। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आम से भरा एक ट्रक पलट गया, पूरी सड़क पर आम बिखर गए। इसके बाद आम की लूट मच गई। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए और आम भर भर कर ले गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का खंभा उखड़कर जमीन पर गिर गया। गनीमत यह रही कि कार से एयरबैग खुल गए, जिससे कार में सवार दोनों लोगों की जान बच गई। गुजरात के वडोदरा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल को टक्कर मार दी। इसकी वजह से साइकिल सवार हवा में उछल गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला कमिश्नर ऑफिस के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। वो अपने पति को जेल से रिहा करने की मांग पर अड़ी थी। जानकारी मिलने पर पुलिस के अधिकारी उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुट गए। उधर बिहार के नालंदा में आरोप लगा कि एक नींबू तोड़ने पर 12 साल के एक लड़के की हत्या कर दी गई। नाराज लोगों के हंगामे से पूरा इलाका एक युद्ध के मैदान में जैसे बदल गया। ऐसी हिंसा भड़की कि पूरे इलाके में पथराव हो गया, कई गाड़ियां टूट गई। पथराव की वजह से कई लोग घायल हो गए। हिंसा को काबू में करने के लिए गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने बताया, दोस्तों के साथ एक लड़का खेल रहा था, एक घर के बाहर लगे एक पेड़ से नींबू तोड़ लिया। इसी बात पर नाराज होकर वहां रहने वाले एक आदमी इतना नाराज हो गए कि उन्होंने बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। ऐसा पिटाई की कि बच्चे के सिर से खून बहने लगा, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई और पूरे गांव में हंगामा हो गया। थोड़ी देर पहले तक खेल रहे बच्चे की जान जाने की खबर जैसे ही उसके घर वालों को मिली, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया, चीख पुकार मच गई। अब गांव के लोगों का गुस्सा भड़क गया, तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया लोगों ने। कई लोग घायल हो गए, सड़कों पर कई गाड़ियों के शीशे टूटे दिखे। लोगों का गुस्सा लेकिन शांत नहीं हुआ, बवाल बढ़ता चला गया। पुलिस पहुंच गई। पुलिस वालों ने लोगों को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया, जिसके बाद पथराव तो बंद हो गया, लेकिन लोगों की नाराजगी खत्म नहीं हुई। वो आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। बच्चा जो मर्डर हुआ है, जिसको मर्डर हुआ है, उसको जब घिसिया के लेके अंदर में जाके 3-4 गो मार के यहाँ पे फेंक दिया। काहे लगी? यही थोड़ा सा लेमू है, वही गिरल था, वही चुन रहा था। पुलिस वालों के सामने ही गांव के लोगों का हंगामा जारी रहा। पुलिस वालों ने मारे गए बच्चे के परिवार की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। जो घर वाले इन्वॉल्व थे उसमें, उन सबको हम लोगों ने डिटेन कर लिया है, उन सबको अरेस्ट हम लोगों ने कर लिया है और माननीय न्यायालय में समर्पित हम लोग उनको कर देंगे और उसके बाद जो कठोर से कठोर सजा है वो हम लोग उसको दिलवाएंगे। गांव को एक तरह से छावनी में बदल दिया गया। हर गली हर नुक्कड़ पर पुलिस वाले तैनात दिखे। पुलिस वालों ने गश्त भी शुरू कर दी, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में ऐसे कई मामले सामने आए जहां दूल्हा दुल्हन को शादी की रस्मों में हल्दी लगाने के बाद एलर्जी हो गई। ऐसी एलर्जी की सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ गई। एक दूल्हे की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा।
तो जानकारी मिली कि इंदौर और आसपास के इलाकों में धड़ल्ले से मिलावटी हल्दी बिक रही है, केमिकल मिली हुई हल्दी मिल रही है, आर्टिफिशियल रंग मिलाए जा रहे हैं उसमें ताकि असली और मिलावटी हल्दी में फर्क करना मुश्किल हो जाए। इंदौर के MY अस्पताल से ये डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां हल्दी लगने की वजह से एक दुल्हन की तबीयत बिगड़ गई, उनका चेहरा सूज गया, होंठ सूज गए, हाथ पैरों पर लाल रंग के चकत्ते हो गए, पूरे शरीर में खुजली शुरू हो गई। ऐसी हालत हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि बाद में उनकी हालत सुधरी, अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन MY अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि मिलावट वाली हल्दी से ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर कम होने जैसी कई परेशानियां हो जाती हैं। हालत गंभीर होने पर मरीज को ICU तक में भर्ती करवाना पड़ सकता है। चेहरा लाल हो जाता है, ददोड़े आ जाते हैं, खुजाल हो जाती है, BP कम हो जाता है, अगर सीवियर हो जाए तो ICU में भी एडमिट करना पड़ता है। तो हल्दी में खतरनाक केमिकल मिलाए जाते हैं, ये आरोप लगाया गया और ऐसी हल्दी इनको लगाई गई। चौक का पाउडर मिलाया जाता है, वजन बढ़ाने के लिए हल्दी का पीली मिट्टी, लकड़ी का बुरादा, ये सब मिलाया जाता है। तो डॉक्टर कह रहे हैं लंबे वक्त में ये मिलावट, अगर काफी लंबे वक्त तक अगर लगाते रहे ऐसी हल्दी, तो कैंसर जैसी बीमारी का कारण भी ये बन सकती है। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादातर मिलावट पिसी हुई हल्दी में होती है, खड़ी हल्दी में मिलावट की संभावना कम है। ये हल्दी जो होती है ये एडल्ट्रेशन हो जाता है, इसमें मिलावट कर दी जाती है पीसी हुई हल्दी में। अगर खड़ी हल्दी ली जाए तो उसमें तो मिलावट की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती है। तो मिलावट वाली हल्दी की पहचान करने के तरीके बताए उन्होंने। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पानी में हल्दी डालकर पता लगाया जा सकता है कि हल्दी शुद्ध है या मिलावटी है। यदि हम पानी में घोल के कुछ देर रख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मूल हल्दी है वो पानी में घुलती नहीं है, जो हल्दी जो है नीचे बैठ जाएगी। इंदौर में एक के बाद एक कई मामले सामने आए तो डॉक्टरों ने अलर्ट जारी कर दिया। हल्दी खरीदने में सावधानी बरतने की अपील की कि हो सके तो पिसी हुई हल्दी के बजाय खड़ी हल्दी खरीदें। वहीं हल्दी लगाने के बाद किसी भी तरह की एलर्जी होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। उधर हिजबुल्लाह चीफ ने अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह इजराइल की सेना के आगे सरेंडर नहीं करेगा। हिजबुल्लाह ने धमकी दी कि उसके लड़ाके जंग के मैदान को इजराइल की सेना के लिए नरक बना देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको के मुताबिक हॉर्मुज गलियारा बंद होने से करीब 100 करोड़ बैरल तेल का निर्यात रुक गया। कंपनी की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में कुछ हफ्तों की और देरी हुई तो 2027 तक तेल बाजार संकट से नहीं उबर पाएंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टामर से 70 से ज्यादा सांसदों ने इस्तीफे की मांग कर दी। केयर स्टामर पर दबाव तब और बढ़ गया जब कुछ मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड और वेल्स में हुए स्थानीय चुनावों में लेबर पार्टी के खराब प्रदर्शन को इस विद्रोह का प्रमुख कारण माना जा रहा है। अमेरिका ने ईरान की IRGC सेना के आर्थिक नेटवर्क की जानकारी देने वालों को $1.5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 140 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। अमेरिका ने दावा किया कि IRGC फर्जी कंपनियों के जरिए तेल बिक्री करके आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों के लिए पैसा जुटाती है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को ठोकर मारी तो एक बार फिर युद्ध शुरू होने की आशंका बढ़ गई। ट्रंप ने कहा युद्ध विराम की हालत बिगड़ चुकी है, कमजोर हो चुकी है, वो लाइफ सपोर्ट पर है, यानी युद्ध विराम ही आखिरी सांसें गिन रहा है। सीज फायर टूट गया तो पश्चिम एशिया में दोबारा धमाके शुरू हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, जब तक जीत नहीं मिलती वो पीछे नहीं हटेगा। तो उनके इन आक्रामक तेवरों पर ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान के एक सांसद ने धमकी दे दी कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान की तरफ आंख उठाई तो इस बार ईरान अपने यूरेनियम का इस्तेमाल करके एटम बम बना लेगा, परमाणु ताकत हासिल कर लेगा। जबकि ईरान की संसद के स्पीकर ने कहा कि उनकी सेना हर तरह के हालात के लिए तैयार बैठी है। दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसा भयंकर पलटवार किया जाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव बढ़ा जब
ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया, उस पर चर्चा करने से ही इनकार कर दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी कि पिछले हफ्ते अमेरिका ने ईरान को 14 शर्तों वाला प्रस्ताव भेजा था। ईरान ने भेजा था, उसमें ईरान ने अमेरिका को भेजा था, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने, ये ईरान का प्रस्ताव था, परमाणु समझौता करने, युद्ध का अंत करने समेत कई मुद्दों का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट है कि ईरान ने अमेरिका के 14 शर्तों वाले प्रस्ताव का जवाब दिया। ये अमेरिका का प्रस्ताव था, फिर ईरान ने जवाब दिया और एक नया प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में ईरान की मांगें लिखी गई थी। उसने 40 दिन के युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की मांग की, अमेरिका से मुआवजा मांगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आगे भी ईरान का ही कंट्रोल रखने की बात कही, ईरान के ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की, लेबनान में जारी इजराइल के हमलों को भी रोकने की मांग की। इस प्रस्ताव में बताया गया कि अगर अमेरिका सभी शर्तों को मानता है तो सबसे आखिर में परमाणु समझौते पर चर्चा होगी। लेकिन ईरान के इस प्रस्ताव पर ट्रंप बुरी तरह भड़क गए, इसे बकवास और कचरा बताते हुए इस पर बात करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से युद्ध विराम बेहद कमजोर हालत में पहुंच चुका है। It's unbelievably weak. I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it. ट्रंप ने चेतावनी दी, सीज फायर के बचे रहने की संभावना बेहद कम है। एक उदाहरण के जरिए इसे समझाने की उन्होंने कोशिश की कि सीज फायर अस्पताल में भर्ती वो मरीज है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लाइफ सपोर्ट पर है और डॉक्टर किसी भी वक्त बुरी खबर सुना सकते हैं। I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance." डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की तरफ से जो लोग बात कर रहे हैं वो एक बात पर टिकते ही नहीं है, बार बार अपना मन बदलते रहते हैं, शर्तें बदलते रहते हैं, मांगे बदलते रहते हैं। ट्रंप ने साफ किया वो इससे थकने वाले नहीं हैं। They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि वो किसी भी हालत में ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, कभी एटम बम बनाने नहीं देंगे। I have a plan. You know, it's a very simple plan. I don't know why you don't say it like it is. Iran cannot have a nuclear weapon. They're very dangerous. They're very volatile. डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि अगर ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुका तो पश्चिम एशिया में दोबारा लड़ाई शुरू हो सकती है और अमेरिका की सेना एक बार फिर ईरान पर चौतरफा हमला बोल सकती है। हालांकि ईरान ने भी साफ किया कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने ट्रंप के बयानों पर जवाब दिया कि अगर ईरान पर फिर हमला बोला गया तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। ईरान की सेना हर तरह के हमले के लिए तैयार है, वो पलटवार ऐसा करेगी कि दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, वो पस्त हो जाएगा। मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के सामने जो प्रस्ताव रखा वो बिल्कुल जायज़ है। उसमें जो मांगे रखी गई हैं वो ईरान के लोगों के अधिकारों के लिए ज़रूरी हैं। उनके मुताबिक अमेरिका के पास इस प्रस्ताव को मानने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि ईरान की तरफ से दिया गया ये अंतिम प्रस्ताव होगा। मतलब अमेरिका ने आक्रामक तेवर दिखाए तो ईरान भी शांत नहीं बैठा। उसके एक सांसद ने तो परमाणु हथियार बनाने की धमकी दे डाली। ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने कहा कि अगर अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमला बोला तो उनका देश परमाणु हथियार न बनाने के अपने पुराने वादे को भूल जाएगा। उसके पास जो यूरेनियम की खेप बची है उसकी मदद से एटम बम बनाने में जुट जाएगा। इधर ईरान की IRGC सेना ने अमेरिका और इजराइल के खतरों से निपटने के लिए एक बड़ी ड्रिल शुरू कर दी। अमेरिका और इजराइल के खतरों से निपटने के लिए ईरान की IRGC सेना ने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया। 5 दिन की इस मिलिट्री ड्रिल में ईरान के सैकड़ों सैनिक शामिल हुए। उन्होंने दुश्मन को आमने सामने की लड़ाई में मार गिराने का अभ्यास किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद आर्केडिया शहर की मेयर आइलीन वैंग ने चीन का एजेंट होने की बात कबूल कर ली। उन्होंने मेयर के पद से इस्तीफा भी दे दिया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि आइलीन वैंग पर चीन की सरकार के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगे थे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिया कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडार,
60 दिन की LNG और 45 दिन का LPG स्टॉक मौजूद है।